Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ. First of all I am sorry for the delay in the videos, but अब से आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी बेटा. ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वीडियो नहीं बन पा रही थी, बट फ्रॉम टुडे इट विल बी अ कंसिस्टेंट वीडियो. आई होप आप सभी ने चैप्टर 1 से लेके 4 तक ऑलमोस्ट कवर कर लिया होगा सिलेबस. इन केस अगर आप लोगों की कोई चीज मिस हो गई है या कोई भी ऐसी चीज है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं बाय पुटिंग एनी मैसेज ऑन द इंस्टाग्राम और कमेंटिंग ऑन द यूट्यूब वीडियो. तो बेटा आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द थर्ड मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तीसरा मेथड देखने वाले हैं जिससे कि हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. हम लोगों ने दो मेथड ऑलरेडी देख लिए हैं. कौन कौन से? एक वैल्यू एडेड मेथड और दूसरा आप लोगों का इनकम मेथड, जिसकी वीडियोस प्रीवियसली अपलोडेड है. अब हम लोग जो देखेंगे आज वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सपेंडिचर मेथड? सबसे पहले तो हम लोगों को यही समझना होगा. एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब होता है बेटा किए जाने वाला खर्चा. तो आपको इस मेथड के अंदर ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरह से क्या खर्चा होता है और वो खर्चा किस तरह से हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में मदद करता है. तो देखिए यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, एक्सपेंडिचर इज या एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अदर. आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स. वेन अ पर्सन इज स्पेंडिंग द अमाउंट, जब भी कोई एक व्यक्ति कोई खर्चा कर रहा है किसी भी पैटर्न में किसी भी रूप में, तो वो किसी ना किसी के लिए डेफिनेटली क्या बन रहा है? इट इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ अ इनकम. लेकिन हम लोग इस मेथड को अभी यहां पर थोड़ा सा पॉज करेंगे क्योंकि इसका काम से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा अबाउट 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. प्रीवियस वीडियोस के अंदर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, जो कि आप लोग पहले ही समझ चुके हैं. पहला होता है आप लोगों का हाउस होल्ड. हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कंज्यूमर सेक्टर, जो चीजों को कंज्यूम करता है. दूसरा सेक्टर आप लोगों को मैंने बताया था फर्म्स. दीज आर द प्रोड्यूसर सेक्टर. और ये क्या करता है ये सेक्टर बेटा? चीजों को मैन्युफैक्चर करने का, चीजों को बनाने का काम करता है. तीसरा सेक्टर अगर आप लोगों को याद हो तो तीसरा सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का काम है चीजों को मैनेज करना, चीजों को चलाना, इकोनॉमी का संचालन करना, जिसके लिए सरकार दो काम करती है. एक आपसे पैसे का लेने का काम और एक आपके लिए सपोर्ट करने का काम. दैट मीन्स charging money from the rich people and offering them to the poor people so that this imbalance can be made in a proper manner. rich और poor के बीच में जो गल्फ है, जो गैप है, उसको खत्म करने के लिए सरकार अलग अलग तरह के काम करती है और सरकार का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज सोशल वेलफेयर. तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया. और चौथा सेक्टर हमारा है सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर. मेरे देश के बाहर से जो भी काम होगा, और देश के बाहर मेरे दो ही काम होते हैं. एक काम होता है मेरा एक्सपोर्ट और दूसरा काम होता है मेरा इंपोर्ट. एक्सपोर्ट मीन्स व्हेन यू सेल योर गुड्स टू अदर नेशंस एंड इंपोर्ट मीन्स व्हेन यू परचेज फ्रॉम एनी अदर नेशन. तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. अब इसमें हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग को करने के लिए इस मेथड का यूजेज क्या है, कैसे है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चीजों को समझेंगे. सी दिस, मैंने यहां पे सबसे पहले लिख रखा है मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. मीनिंग क्या है इसका? एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम बाय समिंग अप ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स. ये वर्ड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. पहला वर्ड मैंने आपको बताया फाइनल एक्सपेंडिचर, और सिर्फ किसके ऊपर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. प्लस नेक्स्ट वर्ड इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेक्स्ट वर्ड इज इन अ ईयर. तो आप लोगों को समझने के लिए कितने वर्ड्स मिल गए बच्चों? 4 वर्ड्स. पहला वर्ड मिला आप लोगों को फाइनल एक्सपेंडिचर्स. दैट मींस जो भी फाइनली आपने खर्चा करा है, टोटल खर्चा करा है, वो फाइनल एक्सपेंडिचर है. और आपको खर्चा इंक्लूड करना है सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर करा था कि जब हम बात करते हैं गुड्स की तो हमारे गुड्स दो तरह के थे. एक था फाइनल गुड और दूसरा था इंटरमीडिएटरी गुड. तो इंटरमीडिएटरी गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं, जो कंज्यूम हो जाते हैं और कंज्यूम होकर मर्ज हो जाते हैं किसके अंदर?
फाइनल गुड के अंदर। तो यहां पर हमको सिर्फ किसकी वैल्यू लेनी है, फाइनल गुड की। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो आप लोग पढ़ सकते हैं फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, जहां पर आपको क्लियरली ये भी पता चल जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू उसके अंदर कैलकुलेट नहीं करी जाती है। देन नेक्स्ट वर्ड इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का जो है वो क्या है बेटा, दिस इज योर नेक्स्ट वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब मेरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या जुड़ता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अलावा, वो भी कॉन्सेप्ट सेपरेट वीडियो में क्लियर है। तो आप लोगों को ये वर्ड्स थोड़ा डीपली समझने पड़ेंगे ताकि आप लोग चीजें बेहतर तरह से क्लियर कर सकें। और बेटा जिस साल में गुड प्रोड्यूस होता है सिर्फ उसी साल की बात होती है, क्योंकि हर साल हमारी नेशनल इनकम चेंज होती है। तो पहला वर्ड हो गया फाइनल एक्सपेंडिचर, दूसरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तीसरा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने वाला खर्चा, और लास्ट इज विद इन फिस्कल ईयर, एक ही एक पूरे साल के अंदर की बात करेंगे। ओके, यहां पर आपको की कंसिडरेशन दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, फाइनल गुड्स, फाइनल एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को ही कंसिडर करा जाएगा। मैंने यहां पे क्लियर कर दिया था आपको कौन से गुड्स कंसिडर करेंगे, फाइनल गुड्स, और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। तो दोनों पॉइंट हमारे ऑलरेडी क्लियर है। और दूसरा पॉइंट आपको प्रिकॉशन के बतौर जो ध्यान रखना है वो ये है कि इंटरमीडिएरी गुड्स, मतलब बीच में जो गुड्स मैन्युफैक्चर होने में इस्तेमाल हो रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स और ट्रांसफर पेमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ट्रांसफर पेमेंट भी आप लोगों को याद होगा, दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स या वन साइडेड इनकम विच इज रिसीव्ड। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ये भी हम लोगों ने वीडियो के अंदर कवर करा हुआ है कि फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम क्या होती है और क्या उनके अंदर डिस्टिंक्शंस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड से इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए बेसिक फॉर्मूला पे आ जाते हैं सीधे। अभी आप इसको स्टेप्स को पूरा कंसिडर प्रॉपरली नहीं करेंगे, यहाँ चार्ट में ये चीज अलग दे रखी है, पर हमारा जो पर्सनल चार्ट है वो अलग बनाएंगे हम लोग चीजों को बेटर मैनर में समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, मैंने आप लोगों को 4 सेक्टर्स बता दिए, तो आप लोग 4 सेक्टर सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। पहला सेक्टर है आपका हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर क्यों मैं याद रखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बेटा इन्हीं 4 सेक्टर से आप लोग क्या करेंगे, चीजों को बेहतर तरह से लर्न कर पाएंगे, बाय हार्ट कर पाएंगे, और आपको सारी चीजें याद भी रहेंगी बड़े आसानी से कि इस मेथड में क्या था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर शॉर्टकट बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आप सभी को याद होगा। और दूसरा इनकम मेथड के अंदर एक शॉर्टकट बताया था, दैट वाज कॉल्ड एज प्राइम। प्राइम की फुल फॉर्म सभी को याद होगी, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगर आप लोगों ने मेथड वीडियो से कवर किया है तो। और ट्रस्ट मी, वंस यू आर डूइंग एवरीथिंग विद दिस चार्ट, अगर आप इस चार्ट को यूज करके सब चीज कर रहे हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत जा ही नहीं सकता। सिर्फ फर्क कितना है, जब आप लोग संदीप गर्ग की बुक को उठाते हैं या किसी और बुक को उठाते हैं तो उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड होते हैं, और हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि एक बार एक स्टेप क्लीन हो जाएगा तो हम कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। तो 4 सेक्टर्स को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, और इन्हीं 4 सेक्टर से हम लोग अपना एक चार्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम बेटर तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा हमारा जीडीपी एट एमपी। क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। देखिए वैल्यू एडेड मेथड से भी जीडीपी निकल रहा था और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी निकलेगा। सिर्फ एक इनकम मेथड ऐसा है जिससे हम लोग वैल्यू किसकी निकालते थे, एनडीपी एट एफसी, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालते थे। तो आप याद रखेंगे कि व्हेन वी डू कैलकुलेट द थिंग्स विद 2 मेथड्स, कौन से 2 मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तो उनका आउटकम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही होता है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब यहां पर मैं कंपोनेंट लिख रहा हूं, पहला कंपोनेंट है मेरा हाउस होल्ड के द्वारा किए जाने वाला खर्चा, दूसरा कंपोनेंट होगा मेरा फर्म्स के द्वारा किए जाने वाला खर्चा, तीसरा कंपोनेंट होगा मेरा गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाला खर्चा, और चौथा कंपोनेंट होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर मैं इसको नाम दे सकता हूं एक्सटर्नल सेक्टर।
तो मुझे इन चारों के बारे में समझना है कि इन चारों के द्वारा कौन कौन सा खर्चा करा जाता है, किस किस चीज के ऊपर खर्च करा जाता है, या हम इनको कैसे इवेलुएट और कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए अभी इस चार्ट को यहीं पर पॉज करते हैं और इसके लिए पहले इन चारों सेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक शॉर्ट में ब्रीफली मैंने आप लोगों के लिए कंपोनेंट्स बना रखे हैं। पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है बेटा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के द्वारा किए जाने वाले खर्चे को आप लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी के अंदर जो खर्चे होते हैं वो खर्चे दो तरह के होते हैं। अब समझ लीजिए कैसे। एक खर्चा जो आप किस पर करते हैं, कंजप्शन करने पर करते हैं, और दूसरा खर्चा जो आप लोग किस पर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने पर करते हैं। फर्क क्या है दोनों में? कंजप्शन से कोई भी रिटर्न्स नहीं आएगा, क्योंकि कंजप्शन में आपने कंज्यूम कर लिया और कंज्यूम करने के बाद आपके पास उससे लौट कर रिटर्न्स कैसा भी नहीं आएगा। पर इन्वेस्टमेंट में क्या फायदा होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट में जब आप पैसा लगाते हैं तो वहां से आपको रिटर्न्स में क्या मिलता है, पैसा प्राप्त होता है, पैसा आप लोगों को मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आप लोगों का कंजप्शन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड क्या है, कंज्यूमर सेक्टर है। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर सेक्टर है तो क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। तो इसीलिए प्राइवेट वाले लोग जो क्या करते हैं, फाइनल, क्योंकि हम लोग वैल्यू किसकी लेते हैं ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूं, इंटरमीडिएरीज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए इस वर्ड में हम लोगों ने कौन सी वैल्यू ली है, फाइनल वैल्यू ली है। तो प्राइवेट वर्ड आ गया, फाइनल वर्ड आ गया और कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम आप लोग जो भी अपने खाने पीने के ऊपर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करने के ऊपर कोई भी ऐसा खर्चा करते हैं जिसका कोई प्रोडक्टिव रिटर्न्स हमारे पास नहीं आने वाला है, जिसका बस वन साइडेड है, गया तो गया, इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न टू अस, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा जरा, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एक दिख रहा है, तो ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि आप और हम लोग अपने घरों में जो पैसे खर्च कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। पर उसके साथ एक वर्ड और जुड़ जाता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होते हैं, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? देखो बेटा, जैसे आप लोगों को पता है सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद समाज का भला चाहते हैं। देखिए, अगर वैसे ब्रॉड पैरामीटर्स पे देखूं तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की बनती है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री विच इज सफरिंग फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे आप लोगों की गरीबी है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इसमें कुछ समाज के जिम्मेदार नागरिक क्या करते हैं बेटा, वो आगे आते हैं और बढ़ चढ़कर गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर या हाथ ना भी मिलाकर सेपरेटली वर्क करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब जो हाथ मिलाकर काम करते हैं गवर्नमेंट से, तो उनको नाम दे देते हैं आप लोग बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। क्या नाम दे देते हैं, एनपीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। मतलब सरकार का सपोर्ट करते हुए चलते हैं वो। और दूसरे आ जाते हैं आपके एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट से थोड़ा सा क्या करके चलती है, अलग हटकर चलती है। तो अब देखिए ये वही लोग हैं, प्राइवेट लोग जो बिना प्रॉफिट के अपने इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं और लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। तो जब सपोज करिए अगर मैं नीडी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो मेरे ब्याह पर कोई ना कोई तो खर्चा कर रहा है, तो खर्चा तो वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड सेक्टर। आई होप 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो पीएफसीई मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के 2 टुकड़े हैं, पहला खर्चा जो हाउस होल्ड खुद कर रहा है और दूसरा खर्चा जो कौन कर रहा है, प्राइवेट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये आई थिंक 2 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इसका काम आगे पढ़ने वाला है और क्वेश्चंस में ये आ जाता है। पहला पॉइंट हो गया एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड और दूसरा हो गया प्राइवेट नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। सेकंड आ जाता है बेटा, देखो गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर दोनों तरह से काम करती है। गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर के बतौर भी काम करती है और गवर्नमेंट एक कंज्यूमर के बतौर भी काम करती है। पर आपको ये मानकर चलना है, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, तो हमारी गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को क्या नहीं मानते,
प्रोड्यूसर नहीं मानते। गवर्नमेंट को भी हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, गवर्नमेंट को भी हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ कंज्यूमर। तो इसीलिए सब नाम सेम आ जाते हैं। यहां प्राइवेट वर्ड था, यहां प्राइवेट वर्ड की जगह जुड़ जाएगा गवर्नमेंट, तो वर्ड क्या हो जाएगा पूरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज सेम ही रहेगा। तो गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किसी भी पैटर्न में जिसका कोई भी प्रोडक्टिव रिटर्न उन्हें नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बेटा देखो, गवर्नमेंट दो तरह का खर्चा कर रही है। एज अ प्रोड्यूसर गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बना दिया या कोई रोड कंस्ट्रक्ट करवा दिया, तो उस पर तो सरकार टोल टैक्स वसूल कर रही है, भले ही लॉन्ग टर्म में सही, लेकिन वो पैसा क्या हो जाएगा, सरकार के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को समझ के चलो, हमें गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर के नजरिए से नहीं देखना है, हमें गवर्नमेंट को देखना है सिर्फ और सिर्फ किस नजरिए से, एज अ कंज्यूमर। और कंज्यूमर का पेमेंट कैसा होता है, वन साइडेड, क्योंकि उसके बदले में पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा, या तो आपको कोई गुड्स मिलेगा या कोई सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले खर्चे को हम लोग नाम दे देते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और पहला वाला क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दो पॉइंट क्लियर। अच्छा, तीसरे वाले को भी एक सेकंड होल्ड पे रखेंगे, जो कि फर्म्स का पार्ट है। इससे पहले बड़ा सिंपल सा समझ लेते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब आप लोगों को पता है, जहां भी नेट वर्ड आ जाए, तो एक्सपोर्ट का मतलब तो पता ही है, अपने देश से सामान बाहर बेचना। और नेट वर्ड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कितना तुमने बाहर बेचा और कितना तुम्हारे पास आया, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा नेट एक्सपोर्ट। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक्सपोर्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ऑटोमेटिकली आप किस पे पहुंच जाएंगे, नेट एक्सपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। चार्ट के अंदर ऊपर जो मैंने चार चीज लिखी थी, उन चार चीजों में से तीन चीज हमने प्रॉपरली कवर कर ली है, समझ ली है। अब चौथी चीज जो है, ये बस खाली थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल क्रिएट करेगी, क्योंकि इसी में आपको कैलकुलेशंस कैलकुलेट या सोचकर चीजों को चलना पड़ेगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी इजी एंड सिंपल। जरा समझ लीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वर्ड लिख रहा है पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बेटा, फर्म्स जब काम करती हैं, तो फर्म्स जो काम करती हैं उस पे होने वाले खर्चे को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहां मैंने भी आप लोगों को बताया था कि पहले कंजप्शन है और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन वाले हम लोगों ने पार्ट देख लिए, लेकिन इकोनॉमी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट भी तो करेगा, तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म्स करती है। एज अ रिजल्ट फर्म के द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को कभी कभी नाम दे देते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या करना चाह रहे हैं, ये पैसे से पैसा अर्न करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये अपनी कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं। कैपिटल फॉर्म का मतलब, कैपिटल का बेसिक मतलब क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी पैसा मैंने किस में लगाया है, बिजनेस में लगाया है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कैपिटल फॉर्मेशन बोलूंगा। मान लो अगर मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपीज लगाए हैं और वहां से मुझे 10% रिटर्न हो गया, तो मतलब क्या हुआ, 10 लाख रुपीज मैंने अर्न कर लिए। तो अब मेरी नई कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1.1 CR। क्यों हो गई ये, इट इज जस्ट बिकॉज मैंने उसमें से पैसा कमा के अपने लिए कैपिटल का निर्माण कर लिया, कैपिटल को मैंने बना लिया। ग्रॉस का मतलब इकट्ठा, टोटल। ठीक है, नेट नहीं करना है, यहाँ जाने आने वाला माइनस नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रॉस लेकर चलना है। और डोमेस्टिक वर्ड का मतलब आपको पता ही है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ऊपर क्या एक्सप्लेन करा था, जरा देखिएगा एक बार फिर से। इसमें ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि आप लोगों को चीजें जो समझनी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पैटर्न में समझनी है, जहां पर फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स और डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही थी। तो वहां पर आप लोगों को वो चीज क्लियर हो जाएगी कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग बात करते हैं ग्रॉस की और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। देखिए जरा, इंक्लूड्स ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं जिससे आप लोगों को चीजें बेटर रूप में क्लियर हो पाएंगी। बच्चों प्लीज देखिएगा एंड प्लीज फोकस से इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये ओके हो गया तो फिर सब कुछ ओके हो गया। देखिए, जब एक बिजनेस चलता है तो वो बिजनेस 2 तरह का खर्चा करता है। पहले खर्चे को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड खर्चा,
मतलब ऐसा खर्चा जो बिजनेस लंबे समय के लिए कर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और फिक्स्ड कैपिटल के रूप में वो पैसा उसको खर्च करना पड़ रहा है, जैसे जमीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, मशीन लेकर आना, या किसी भी ऐसे फर्नीचर वगैरह में इस ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना जहां से पैसा निकलने के चांसेस एकदम तो नहीं है, बट लॉन्ग रन में वो क्या होगा, पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, मतलब जो भी पैसा फिक्स्ड रूप में बिजनेस में लगाया गया। और दूसरा क्या होता है बेटा, सब चीजों को मेहनत करके, सारी चीजों को कंबाइन करके हम क्या तैयार करते हैं, हम तैयार करते हैं गुड्स। क्या तैयार करते हैं? गुड्स, जिसको हम लोग नाम देते हैं इन्वेंट्री, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना स्टॉक बनाए नहीं रह सकता। तो हर बिजनेस को पहले से अपने पास क्या करके रखना पड़ता है, कुछ स्टॉक बना के अपने पास रखना पड़ता है, ताकि कस्टमर जब डिमांड करे तो वो तुरंत सप्लाई किया जा सके। तो मोटे मोटे रूप में ऊपर ही ऊपर से देखेंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसमें, क्योंकि द वीडियो विल बी मोर लॉन्गर और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो सिंपल शब्दों में समझिए, बिजनेस के अंदर लगाया गया पैसा दो रूप में लगाया जाएगा, एक आपका फिक्स्ड कैपिटल के रूप में और एक आपका इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स के रूप में। ठीक है, अब आप यहां समझिए, अगर आपको फर्म्स का नाम सीधे दिख रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज इस नाम को ट्रीट करना है। लेकिन अगर इसकी जगह डोमेस्टिक कैपिटल ना देकर उसने कहीं पर भी अगर आपको वर्ड दे दिया फिक्स्ड वर्ड, कौन सा वर्ड दे दिया? फिक्स्ड वर्ड, तो फिक्स्ड वर्ड के केस में आप क्या करेंगे? देखिए, फिक्स्ड वर्ड किसी भी रूप में आ सकता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में आ सकता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्म में आ सकता है, या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, पर नाम एक जरूर दिखेगा तुम्हें, फिक्स्ड वर्ड जरूर दिखेगा। और अगर फिक्स्ड वर्ड के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा उसमें इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप किस पर पहुंचेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर पहुंचेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? फिर उसके बाद देखिए, यहां पर आपको वर्ड दे रखा है ग्रॉस, कौन सा वर्ड दे रखा है? ग्रॉस। कभी कभी आपको क्या दे देता है, सीधे सीधे आपको दे देगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेनी, सिर्फ इसमें क्या प्लस कर दोगे? डेप्रीसिएशन को प्लस कर दोगे, क्योंकि नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ता है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर फिक्स्ड वर्ड के साथ नेट दे रखा है, अगर फिक्स्ड वर्ड भी है और प्लस नेट भी है, सपोज करिए नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है या नेट फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, ठीक है, नेट वर्ड भी आ रहा है और फिक्स्ड वर्ड भी आ रहा है, तो उस केस में आपको पहले फिक्स्ड को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? डोमेस्टिक कैपिटल में, जिसके लिए आप किसको जोड़ोगे? इन्वेंट्री को जोड़ोगे, और नेट को आपको चेंज करना पड़ेगा ग्रॉस में, जिसके लिए आप डेप्रीसिएशन को जोड़ोगे। तो यहां पर दोनों प्लस होंगे। कौन से दोनों प्लस होंगे? आपका फिक्स्ड वाला भी प्लस होगा इन्वेंट्री के साथ, इन्वेंट्री को जोड़ना पड़ेगा, और आपका नेट वाले के साथ आपको डेप्रीसिएशन को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद आप कहां पहुंच जाओगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाओगे। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कैसे भी हम लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किन दो चीजों से बना है? फिक्स्ड और इन्वेंट्री से। तो फिक्स्ड और इन्वेंट्री को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो, तो किस पे पहुंच जाओगे? जीडीसीएफ पर पहुंच जाओगे। लेकिन जीडीसीएफ की जगह एनडीसीएफ दे रखा है, तो डेप्रीसिएशन और जोड़ दो। दो वर्ड ध्यान में रखेंगे, पहला वर्ड फिक्स्ड और दूसरा वर्ड नेट। फिक्स्ड है तो प्लस कर दो उसमें इन्वेंट्रीज को, और अगर आप लोगों का नेट दे रखा है तो उसमें प्लस कर दो डेप्रीसिएशन। आई होप इट इज क्लियर। कभी कभी लास्ट रेयर क्वेश्चंस के अंदर ये देखा जाता है, बुक में भी एक दो क्वेश्चन है आप लोगों के ऐसे, जिनमें फिक्स्ड वर्ड को ना देकर वो अलग अलग कैटेगरी में उसको बांट देता है। वो पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, बस लास्ट पॉइंट, उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में हम लोग पूरी तरह से इस मेथड को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें प्रिकॉशंस वगैरह सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब आप ये समझ लीजिए, एक बिजनेस फिक्स्ड वाले एरिया में पैसा लगाता है, तो वो कौन से एरियाज में पैसा लगाता है और किस किस मेजर पार्ट में उसको तोड़ा गया है। तो फिक्स्ड पैसे के तीन टुकड़े करे। पहला टुकड़ा हम लोगों ने नॉर्मल लिखा, जिसको लिखा हम लोगों ने बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस में होने वाला खर्चा, जो भी हम लोगों ने कैसे भी बिजनेस में पैसा लगाया है, किस रूप में? फिक्स्ड रूप में, चाहे वो मैंने लैंड खरीदी, चाहे बिल्डिंग खरीदी,
चाहे प्लांट खरीदा, चाहे मशीनरी खरीदी, चाहे फर्नीचर खरीद लिया, कुछ भी चीज अगर मैंने खरीदी है तो वो मेरे किसका पार्ट है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अब क्या होता है बेटा, दूसरा क्या होता है, कभी कभी बड़ी कंपनीज होती हैं बहुत, जिनके अंदर रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉयज या वर्कर्स की जरूरत होती है, तो वो कंपनीज अपने लिए क्या करती हैं? रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स का भी कंस्ट्रक्शन करती हैं। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज को रहने के लिए वो जगह प्रोवाइड करती हैं, तो उसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग वगैरह बनानी पड़ेगी, है ना, फ्लैट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, जिसको उनको देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को रहने के लिए, तो वो भी तो खर्चा ही हो रहा है कंपनी का, इसलिए उसको नाम देते हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। क्या नाम देते हैं? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। और तीसरा क्या होता है? एज आ जिम्मेदार पर्सन ऑफ द सोसाइटी, एक बिजनेसमैन का फर्ज बनता है कि उसको क्या करना चाहिए? सोसाइटी के वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, सोसाइटी में ही चल रहा है, सारी मेहनत किसके अंदर कर रहा है? सोसाइटी के अंदर कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट उसको क्या करना चाहिए? he or she must do the social responsibility about the business, उसको अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और इसी को हम लोग नाम देते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि समाज के कल्याण में या लोगों के भले के लिए जो भी आप लोगों ने पैसा लगाया है, दैट विल बी टर्म्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो बेटा अगर आपको कभी फिक्स्ड वाला ना दे रखा हो, तो फिक्स्ड वाले की जगह आपको ये 3 पॉइंट में से कुछ भी मिल जाएगा, आप इनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने यहां पे आप लोगों को ये डिटेल्स में समझा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके पार्ट्स को सिर्फ बोल बोलकर पूरा एक चार्ट बना दूंगा, जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी फॉर अ क्विक रिकॉल, हाउस होल्ड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, rest of the word as export minus import, and firms as fixed and inventory। fixed and inventory को जोड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। अगर ग्रॉस वर्ड नहीं दे रखा, नेट दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, और कभी कभी फिक्स्ड ना देकर फिक्स्ड की जगह ये तीनों चीज दे रखी होती है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो आप इनको ऐड कर कर भी पहुंच सकते हैं। अब वही कहानी है, अगर ये नेट में दे रखे हैं तो डेप्रिसिएशन जोड़ लो, और अगर ग्रॉस में दे रखे हैं तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री जोड़कर क्या चल जाएगा? आपका काम चल जाएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अभी हम लोग चार्ट बनाएंगे, और यहां तक मैंने आप लोगों को समझा दिया, फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस आइटम को इंक्लूड करते हैं, किसको एक्सक्लूड करते हैं, और फाइनली आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा यहां तक। बेटा अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज वाय कमेंट या मैसेज कर इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेट्स मीट इन द सेकंड पार्ट।